नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, ये इकाइयां देश में डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन को सशक्त करेंगे। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन होगा। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मेडिकल के हिंदी माध्यम के पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा के लिए काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री समी शुक्री से वार्ता की। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर मुकाबले आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। देश के हर क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगे और देश को बैंकिंग का बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ये सुनिश्चित किया है कि बैंकिंग सेवाएं देश के कोने कोने में पहुंचे। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ अधिकतम सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत में बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक और बड़ा कदम है। एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। श्री मोदी ने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी बैंकिंग प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इसी मजबूती के कारण नए भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल कौशल की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि नया भारत डिजिटल करेंसी की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ा है और डिजिटल लेन देन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ है। भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना मोदी सरकार की विशेषता है।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उपभोक्ताओं के लिए किफायती और सुरक्षित होगी। Common Indian people have shown in adapting to technology-driven financial inclusive schemes of Government of India. During Amrit Kaal, for greater use of technology and getting digital banking into India, the scheduled commercial banks are establishing 75 digital banking units. For those who are not even tech savvy, there is a mode where they can be facilitated to avail of these paperless services. डिजिटल बैंकिंग इकाइयां लोगों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगी। इनमें बचत खाता खोलना, बैलेंस की जानकारी, पासबुक प्रिंट करना, राशि अंतरण करना, सावधि जमा में निवेश करना, ऋण आवेदन, क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना और विभिन्न प्रकार के भुगतान शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देशभर के 75 जिलों में रिकॉर्ड 6 महीने के समय में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 75 DOs, that is digital banking units, have been set up in a record 6 months' time in 75 districts spread across the country to commemorate 25 years of our independence. Our focus is to harness the benefits of technology and innovation in the banking space. The establishment of DBUs is a step to further augment the digital infrastructure in the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश भर से 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 1 करोड़ से अधिक किसानों के भी वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में शोधकर्ता, नीति निर्माता और अन्य सभी संबद्ध पक्ष भी शामिल होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि श्री मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत देश में उर्वरकों की 3,30,000 से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक ओर किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। ये केंद्र किसानों के विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे और कृषि उपकरण, मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारत यूरिया बैग की शुरुआत करेंगे। इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नेम भारत के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद मिलेगी। श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी करेंगे। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में चिकित्सा विज्ञान पर हिंदी में तैयार 3 पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि देश के शिक्षा क्षेत्र में यह पुनर्निर्माण का क्षण है। अब हम अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। ये देश में
शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है, पुनर्निर्माण का क्षण। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। श्री शाह ने कहा कि यह भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम अपनी भाषा में कार्य करेंगे। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकारें आगे बढ़ेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिन्दी में संवाद करके भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हिन्दी में शिक्षण कार्य शुरू करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 97 डॉक्टरों की टीम ने इस पर काम किया। लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में योगदान किया। गृहमंत्री आज ही ग्वालियर में नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इसके निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई की प्राथमिकी में नामित 15 आरोपियों में श्री सिसोदिया भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजधानी में कई घोटाले हुए हैं।
नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्कूल के कमरों के निर्माण, बसों की खरीद, आबकारी नीति और अन्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। श्री नड्डा ने गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने के लिए भी दिल्ली सरकार की आलोचना की। आयुष्मान भारत हमने 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के लिए सालाना उनके लिए हेल्थ कवर देने का निश्चय किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों तक ये दिया गया। 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का फायदा नहीं लेने दिया है। ये है इनकी क्रांतिकारी नीतियां। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। इस अवसर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार की आलोचना की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा धांधली मामले में अब तक सालवर गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने इस सिलसिले में कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये परीक्षा आज भी हो रही है। आरोपियों ने पैसे देकर परीक्षा में अनुचित हस्तक्षेप किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, ये इकाइयां देश में डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन को सशक्त करेंगी। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन होगा। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त जारी करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मेडिकल की हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 में धोखाधड़ी के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा के लिए काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री समी शुक्री से वार्ता की। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर मुकाबले आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मिस्र में भारतीय समुदाय से राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र में भारत की छवि बनाए रखने के लिए भारतवंशियों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री समी शुक्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया तथा यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर श्री शुक्री के निमंत्रण पर मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर थे। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। इस दौरान क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। मंगलवार से ही रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भी किया जाएगा। भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी 2020 के साथ आयोजित किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में निस्तार अस्पताल की छत से सैकड़ों शव मिलने पर बलूच समर्थक समूहों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। अनेक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये सैकड़ों शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये अपहृत किए गए बलूच लोगों के हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF प्रमुख अल्लाह नजर बलूच ने इस घटना को एक बड़ी त्रासदी बताते हुए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से इस जघन्य घटना पर तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने इसकी छानबीन के लिए एक मिशन मुल्तान भेजे जाने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के 38वें स्थापना दिवस पर NSG कर्मियों को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय को NSG की वीरता पर गर्व है। उन्होंने कहा कि NSG के कमांडो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ देशवासियों में विश्वास की भावना पैदा करते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज नई दिल्ली के आर्मी रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। सर्जरी सफल रही और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन के ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में सरकार की एक अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से राज्यों के साथ और सहयोग के साथ हम एक योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैंने एक छोटी कमेटी बनाई है, वो कमेटी उसका प्रारूप तैयार कर रही है और उस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। भारत विविधतापूर्ण ताने बाने से बुना राष्ट्र है और सभी नागरिक एक राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हैं। अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देश में सांस्कृतिक विकास का एक समृद्ध इतिहास रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक निश्चित समय के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निश्चित गतिविधियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं। साझा इतिहास और आपसी समझ ने विविधता में एकता के विचार को सुदृढ़ किया है। विविधता में एकता का ये विचार राष्ट्रीयता की भावना के रूप में उभर कर सामने आता है। राष्ट्रीयता की इस भावना को भविष्य में पुष्पित और पल्लवित करने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्र का उत्सव मनाना है जहां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। विविध व्यंजनों, भाषाओं, नृत्य, संगीत, फिल्मों, रंगमंच, हस्तशिल्प, साहित्य, खेल, त्योहारों, मूर्तिकला और चित्रकला की अभिव्यक्ति लोगों के बीच बंधुत्व को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान राष्ट्र की विविधता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने का उत्सव है। भारत भूमि पर 1 अरब से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन विचार केवल एक ही है, राष्ट्र का कल्याण। एक है भारत श्रेष्ठ भारत, एक है भारत श्रेष्ठ भारत। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता क्षेत्रीय फिल्मों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। बेंगलुरु में आज संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि दूरदर्शन अपने दर्शकों तक गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम पहुंचा रहा है और ये प्रयास इसी दिशा में एक कदम है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करेंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कर्नाटका में आकाशवाणी और दूरदर्शन के किसी भी केंद्र को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लाख 2 हजार से अधिक टीके लगाए गए। वर्तमान में 26,625 रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड वितरित की शुरुआत करेंगे। इस योजना के अंतर्गत समूचे गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके आवास पर 50 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसमें गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर राउंड के मैच आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गए हैं। उद्घाटन मैच में आज जीलोंग में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से हरा दिया है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 19 ओवर में 108 रन पर सिमट गई। भारत कल ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास मैच खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगी। मिस्र में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को कल 3 स्वर्ण पदक मिले। भारत अब 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर आ गया है। चीन 8 पदक के साथ पहले स्थान पर है। भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला केरल के मराक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पाल नौका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन मंगलवार से करेगी। इस विशाल और सबसे लंबी अंतः नौका दौड़ प्रतियोगिता में तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग लेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कश्मीर घाटी के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज मीडिया से बातचीत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिक्षा क्षेत्र में समग्र विकास पर संतोष व्यक्त किया। डॉक्टर सरकार केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर घाटी की यात्रा पर थे। डॉक्टर सरकार ने कुलगाम में 100 बिस्तरों वाले गुज्जर और बकरवाल छात्रावास की आधारशिला भी रखी। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। दक्षिण भारत में हैदराबाद में हल्की वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1 या 2 बार बौछारें पड़ सकती हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वैधानिक निर्देशों का उल्लंघन करने वाली 491 इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 8,580 से अधिक स्थलों का निरीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, ये इकाइयां देश में डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन को सशक्त करेंगी। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन होगा। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मेडिकल की हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 में धोखाधड़ी के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा के लिए काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री समी शुक्री से वार्ता की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।